Hello students, in last video lecture we studied about the total energy of a stone and we studied that the total energy of a stone will remain constant. However, kinetic energy and potential energy of that stone will keep on changing. Now in this lecture we will talk about the potential energy in the spring. किसी भी स्प्रिंग की हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, नाउ वी आर हैविंग अ स्प्रिंग विच इज फिक्स्ड टू दिस रिजिड सपोर्ट एंड दिस स्प्रिंग इज लाइक दिस. This spring is in its natural length. What do I mean by natural length? Means no force is exerted on this spring. इस स्प्रिंग पे अभी कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है. ठीक है, तो इसकी जो लेंथ हो गई, हमने कहा दिस लेंथ इज x इनिशियल. नाउ अब ये स्प्रिंग अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था. अगर इस स्प्रिंग पे अब हम फोर्स लगाते हैं, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, देन दिस स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड. ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी. मीन्स जो अभी ये यहाँ तक थी, ये स्प्रिंग कुछ यहाँ तक आ जाएगी. This will be its next condition when it is compressed and this is its final position. Okay, now you applied external force in this direction, so this spring gets displaced in this direction. Now we will write down some theory about this current situation. After this we will try to understand the phenomena of पोटेंशियल एनर्जी. तो देखिए, यहाँ हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं. देखिए, आवर स्प्रिंग इज अटैच्ड विद ए रिजिड सपोर्ट and mass m is attached at other end. ओके, रिजिड सपोर्ट है और ये इस पे मास दूसरे एंड पे टाई किया हुआ है. नाउ इट्स ओरिजिनल लेंथ or I can say original position is xi. ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या है? xi है. अब आपने फोर्स लगा के इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, कहाँ तक पहुँचा दिया? xf तक. अब देखिए, आपने इस पे फोर्स लगा के यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन आपने जब इस पे फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई. आपकी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग के अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो गया. जो पहले अरेंजमेंट था मॉलिक्यूल्स का, वो डिस्टर्ब हो चुका है. अगर हम पहले बात करें तो स्प्रिंग में जो पहले मॉलिक्यूल्स यहाँ कहीं थे, वो कुछ ऐसे ऐसे इतने इतने डिस्टेंस पे थे, इस तरह से वो अरेंज थे. अब अगर यहाँ ध्यान दें तो उनका डिस्टेंस बदल चुका है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है. क्या समझ में आ गई बात? ठीक है. अब आपने फोर्स लगाई एक्सटर्नल और इसको डिस्प्लेस कर दिया फाइनल पोजीशन तक, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहे हैं. कहाँ? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में. अब मॉलिक्यूल्स फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ हमेशा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहना चाहती है, जहाँ उस पर लगने वाली एनर्जी या उसमें जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है.
हर चीज़ उस पोजीशन में रहना चाहती है जहां उस पर एनर्जी मिनिमम होती है या उसकी जो एनर्जी खर्च होती है वो मिनिमम होती है। अब सवाल ये है कि किसी भी चीज़ की मिनिमम एनर्जी क्या होती है। अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ की मिनिमम एनर्जी क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम पूरे दिन काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी मिनिमम एनर्जी क्या है, हम रेस्ट करना चाहते हैं। रेस्ट करने में हमारी एनर्जी कम से कम खर्च होती है और रेस्ट हम कितने भी टाइम तक के लिए कर सकते हैं। तो चाहे हम कितना भी काम कर लें लेकिन अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, रेस्ट करना। क्या समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से ये स्प्रिंग के मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ जाना चाहते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। और जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि जहाँ इस पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। क्या समझ में आ गई बात। रीस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स exerted by the molecules of the spring to restore its position, to regain its position। क्या समझ में आ गई बात। तो रीस्टोरिंग फोर्स के डेफिनेशन मैं यहां लिख देता हूं। रीस्टोरिंग फोर्स, it is the force exerted by molecules to regain its position। और इस रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दैट मीन्स दिस फोर्स, this is called what, restoring force। so Fr is restoring force। so Fr will be directly proportional to x। x is the displacement but both are in the opposite direction, so negative sign will be there। and if I remove proportionality so it will be minus kx। now what does this k show, ये k क्या शो करता है। देखिए आपके पास दो अलग अलग स्प्रिंग है। वन इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल विच इज फॉर एग्जांपल कॉपर, एंड अनदर इज मेड अप ऑफ अलॉय विच इज फॉर एग्जांपल स्टील। ऑन बोथ द स्प्रिंग्स physical dimensions are same। on both the springs you are applying a force and that force is also same। for example you are applying a force of 10 न्यूटन, 10 न्यूटन की फोर्स दोनों पे लगा दें। सवाल ये है कि क्या दोनों स्प्रिंग्स में सेम अमाउंट में कंप्रेशन होगा, क्या वो सेम डिस्प्लेसमेंट में कंप्रेस होंगी, नहीं। एक तरफ कॉपर है जो कि प्योर मेटल है, उसको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्टील है जो कि अलॉय है, उसको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये जो के है वो क्या शो करता है कि किसी भी स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाएं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं होने वाला, वो अलग अलग होगा। और ये डिपेंड करेगा किस बात पे, कि उस स्प्रिंग की मटेरियल कैसी है। तो ये के क्या शो करता है, ये के शो करता है किसी भी स्प्रिंग के मटेरियल को, एंड दिस इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इट शोज द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के मटेरियल को शो करता है। अब अगर इस के की यूनिट निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है कि के की यूनिट निकालिए, तो देखिए यूनिट क्या होगी। अगर के की यूनिट निकालें हम तो के देखिए के विल बी इक्वल टू एफ बाई एक्स, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, यूनिट ही तो निकालवें। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एक्स डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, सो इट विल बी
न्यूटन पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ के। और अगर आपको के की डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन, so Newton is the unit of force and force will be having dimension ml t minus 2 and m is the unit of length, it will be having dimension l and it is inverse, so it will also be inverse. This l inverse will get cancelled by this l, so you are left with value m t minus 2. This is the dimension of spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। अभी तक ये बात समझ में आ गई फोर्स की, ठीक है। अभी तक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का डेरिवेशन स्टार्ट नहीं हुआ। वो डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? वो अब स्टार्ट होगा। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ में तब आती है जब आप उस पर कुछ वर्क डन करते हैं। जो आप वर्क डन करेंगे वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमने इसको लिखा वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। Work done in compressing the spring will be equal to W is equal to what? F x, force into displacement। लेकिन हमेशा हम स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि फोर्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसलिए पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू dW is equal to F dx। क्या समझ में आ गई बात? वैसे होता है एफ डी एक्स कॉस थीटा, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, दैट्स वाई इट विल बी 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अब फोर्स आपने कौन सा ले लिया है? यहाँ पे फोर्स आ गया क्या? माइनस के एक्स, सो इट विल बी माइनस के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। आपको कंप्लीट वैल्यू निकालनी है तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू minus k is a constant value, so it will be x dx left inside the integration part. Now if you are integrating it with respect to dx, so you have to put the value of, so you have to put the limit of x। तो लिमिट आपको x की लिखनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, सो इट्स लिमिट विल बी xi टू xf। तो आपके पास x का जो इंटीग्रेशन होगा dx के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा? माइनस के एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब ऐसे मत देखना कि ये कैसे आ गया। अगर नहीं आया समझ में तो इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखने की जरूरत है, वो देख लीजिए। लिमिट क्या आ गई? xi से xf। फाइनली लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास माइनस के एक्स एफ अपर लिमिट एक्स एफ स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स आई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू के एक्स आई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एफ स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय यू इज इक्वल टू के एक्स आई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स एफ स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। क्या समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो आपको क्या क्या करके आना है? ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद डेरिवेशन आपको जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, और इतना डेरिवेशन 2 मार्क्स में आता है ये ज़्यादातर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं
कि आपको अलग अलग पोजीशन पे ये स्प्रिंग जब मूव करेगी तो अलग अलग पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अगर स्प्रिंग स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड इफ इट इज़ मूविंग देन इट विल बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होगी वो देखते हैं। देखिए, हम अपनी स्टडी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, अभी तक ये कंप्रेस्ड है, कंप्रेस करने के बाद हमने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज जब कर दिया तो रिलीज करने के बाद हुआ क्या कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये यहाँ तक जब जाते हैं तब तक स्प्रिंग में कुछ मोशन आ गया है। स्प्रिंग में जो मोशन आ गया है तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है द बॉडी विच इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ये स्प्रिंग जिसके पास कुछ मोशन आ गया है, जो जाना चाहती है अपनी इनिशियल पोजीशन तक, ये लेकिन वहाँ तक पहुँच तो जाती है लेकिन वहाँ जाने के बाद ये रुक नहीं पाती, बिकॉज इट अटेन सम वेलोसिटी। इसने कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली है और वेलोसिटी अटेन करने के बाद ये वहाँ पे नहीं रुक पाती, ये उससे भी आगे चली जाती है। तो ये स्प्रिंग कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये स्प्रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। क्यों पहुँच जाएगी कि जैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ इनिशियल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, इस पे लगने वाला फोर्स मिनिमम हो गया मॉलिक्यूल्स पे। लेकिन जैसे ही इसके बाद ये एक्सपेंड होना शुरू हुई, अब मॉलिक्यूल्स पे वापस से फोर्स लगने लगा। किस डायरेक्शन में, अब मॉलिक्यूल्स चाहते क्या हैं कि ये यहीं रहे स्प्रिंग, ना इससे आगे जाए ना इसके पीछे जाए। अब स्प्रिंग अगर यहाँ जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है, लेकिन स्प्रिंग अगर यहाँ पहुँच जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, इस डायरेक्शन में लगती है। क्यों, क्योंकि ये वापस से इसको यहाँ पे खींचना चाहती है। क्या समझ में आ गई बात। चलिए, अब दिस इज अगेन पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज अगेन फाइनल पोजीशन। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने कुछ नाम दे दिया। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। अब अगर देखिए कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से स्प्रिंग को वापस से पुल करके वापस लाना चाहते हैं इनिशियल पोजीशन पे, लेकिन इनिशियल पोजीशन पे जब तक ये आती है तब तक वापस से स्प्रिंग वेलोसिटी अटेन कर लेती है, और वेलोसिटी अगर अटेन कर ली है तो स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस से नहीं रुकेगी। क्या करेगी, ये वापस से इस डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ गई, वापस से इस पे फोर्स लगा मॉलिक्यूल्स पे, कॉम्पोजिशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई, मॉलिक्यूल्स ने वापस से इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगाई इसकी नेचुरल पोजीशन अचीव करने के लिए, लेकिन वापस से स्प्रिंग ने वेलोसिटी अटेन कर ली और कहाँ पहुँच गई, अगेन इस डायरेक्शन। इसी तरह से ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन या मैं कहूँ मीन पोजीशन से ऑसिलेट करती रहती है, एक्सट्रीम इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसी तरह से ये ऑसिलेट करती है। थोड़ी देर के बाद ये ऑसिलेट करते करते रुक जाती है और वहाँ पे हमारा मोशन एंड हो जाता है। क्या समझ में आ गई बात। तो ये बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह काम करती है, जिस पेंडुलम में एक मीन पोजीशन होती है, इस डायरेक्शन में एक एक्सट्रीम पोजीशन और इस डायरेक्शन में एक और एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन कौन सी हुई, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। ये वाली पोजीशन कौन सी है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। This is C is again extreme position. क्या समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गई ये चीज कि ये जो स्प्रिंग है ये ऑसिलेट करती जाएगी, और ऑसिलेट अगर कर रही है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। हम देखते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगे। ठीक है, सो स्प्रिंग will start oscillating
स्टार्ट ऑसिलेशन। सो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अलग अलग पोजीशंस पे आ जाएगी। हम वो अलग अलग पोजीशंस लिख लेते हैं। वो कौन सी पोजीशन हो गई, हमने यहाँ लिख ली क्या, दिस इज ए विच इज मीन पोजीशन। उसके बाद इस साइड में बी एक्सट्रीम पोजीशन इन दिस साइड, नाउ सी एक्सट्रीम पोजीशन इन दिस साइड। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, अच्छा आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम निकालेंगे कहां, बी, ए और सी पे। चलिए देखिए, बी पे, बी मीन्स दिस पोजीशन, यहां पे आप लेके गए। अब ये स्प्रिंग इससे और ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी वहां जीरो हो गई। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कुछ होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ 1/2 के एक्स स्क्वायर। कहां से कहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हुआ, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स एफ, एक्स आई माइनस एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स। क्या क्लियर हो गई बात? सो इट इज u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं ए पोजीशन के लिए कि ए पे क्या हुआ। अब इस स्प्रिंग को जो कि कंप्रेस थी, जिसको आपने छोड़ा, रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में गई। रुकना चाहिए था इसको ए पे, लेकिन ये रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है, और नेट फोर्स जीरो लगने की वजह से ये आगे ही चली जाती है। दैट मीन्स इट्स मॉलिक्यूल्स आर हैविंग सम वेलोसिटी, इनके पास कुछ वेलोसिटी है। तो सबसे पहली बात कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगी, दैट विल बी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नेट फोर्स क्या है, जीरो है। इस वाली पोजीशन पे नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज मैक्सिमम। पहले पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, ये क्या थी, मिनिमम। अब सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास आ गई, कई बार एक पॉइंट पे वेलोसिटी भी कैलकुलेट करवा लेते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो वो देखिए वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इट इज एट ए पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, हाफ से हाफ कैंसिल एंड वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई एम। सो v विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई एम रूट ओवर। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, के एक्स स्क्वायर बाई एम रूट ओवर। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए c पॉइंट पे, अब c की बात करते हैं। c पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी वापस से क्या हो गई, जीरो। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज अगेन जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, दैट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर। ये अगेन कौन सी पोजीशन है, दैट इज के एक्स फाइनल। तो यहां आपको क्या मिल गई पोजीशन, दैट इज एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू एक्स। तो ये वैल्यू समझ में आ गई। इसके बेसिस पे हम कुछ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। दिस लाइन विल शो मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस लाइन विल शो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब अलग अलग पॉइंट्स के लिए हम वैल्यू ले लेते हैं। ये हमने पॉइंट ले लिया क्या, मीन पोजीशन ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अलग अलग एनर्जीज की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी बी पोजीशन पे क्या है,
0 means minimum, so it will be having value somewhere here. At A, kinetic energy will be maximum, so this is the line of maximum, so it will be having maximum value. At C, kinetic energy will again minimum, so it will be having value here. And if I join these lines, तो हमेशा याद रखना इसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन क्यों नहीं करना है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती तो लीनियर कर्व बनता। अब कर्व कैसा बनेगा? ये कर्व आपका ये इस तरह से बनेगा, दिस विल बी द कर्व। क्या समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। एट बी द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, एट ए पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एट सी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इसको ज्वाइन किया तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, तो आपको जो कर्व मिला वो कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है तो क्या उसमें पूछा जा रहा है। क्या वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करवाए हैं, तो ये आपको पूरा बनाना होगा, ये कैलकुलेशन करनी होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पूछा है तो ये, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पूछा है तो ये पार्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ये लेक्चर आज कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज कोलिजन। लास्ट पार्ट जरूर है इस चैप्टर का वो, लेकिन एक वीडियो में नहीं आएगा, वो 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन अलग अलग होता है। ठीक है।